हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये टॉपिक एक ऐसा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक भी है। ठीक है, और ये सभी एग्ज़ाम, जैसे आपका कोई भी शिक्षक संबंधित जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे प्री बीएड, ठीक है, और बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, राइट, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही इसके अलावा सी टेट, सेंट्रल टेट, रीट, यूपी टेट, इसके अलावा जितने भी राज्य के एग्ज़ाम हैं, शिक्षक पात्रता संबंधी जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसा पार्ट बाय पार्ट हम सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सारे वीडियो को देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, राइट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ओके, और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं आज का। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है, तो इनमें नाम दिया हुआ है गेट्स, कॉल्विन, सीई, स्किनर और प्रेशी। ठीक है, तो इनमें से ये कथन यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो अधिगम कहा जाता है। ये ऐसा किसने कहा था? तो गेट्स ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गेट्स। अगला प्रश्न है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। कहाँ से सीखना शुरू करता है? अर्थात कोई भी बालक जो है वो कब सीखना प्रारंभ करता है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। दूसरा है कि जब वह बोलना शुरू करता है, तो बोलने से पहले भी वह बहुत सारी चीज़ें सीखता है देखकर। ठीक है, जब वह, तीसरा ऑप्शन देखिए, जब वह घर से बाहर निकलता है, तो घर से बाहर निकलने के लिए तो उसे वक्त लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कोई भी बालक जो सीखना प्रारंभ करता है वो अपने जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, देखकर और सुनकर। अगला प्रश्न देखिए, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। जो कैपेसिटी है उसका जो डेवलपमेंट है उसका दूसरा अर्थ पूछा गया, दूसरा नाम पूछा गया। तो देखिए, अनुभव एक ऐसा नाम है जो कि कई कार्य को करने, कई वर्षों तक या कई दिनों तक करने के पश्चात वो किसी भी कार्य में आपको अनुभव मिल सकता है। दूसरा है परिपक्वता। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसी परिपक्वता भी बढ़ती जाती है। और उसी प्रकार से शारीरिक विकास भी है। ठीक है, आपका जो डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। निरंतर जो आयु बढ़ती रहती है उसी के अनुसार ये शारीरिक विकास भी होता है। और ये कौशल विकास क्या है? कौशल विकास एक क्षमता के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। तो स्किल डेवलपमेंट से ही क्षमता के विकास का दूसरा नाम हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे प्रश्नों को आपको काफ़ी बारीकी के साथ करना है सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ठीक है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बनाया है? किसके अनुसार होना चाहिए? यानी शिक्षक के अनुसार होना चाहिए या फिर बालक के अनुसार होना चाहिए? तो यही प्रश्न पूछा गया है। तो अगर नई शिक्षा नीति या फिर हम देखें जो अब मनोविज्ञान ने जो शिक्षा की पद्धति को बनाया है वो किस प्रकार से बनाया है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन मिलेगा
कि कुछ इस प्रकार से है कि पाठ्यचर्या, पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या केंद्रित, ठीक है, पाठ्यचर्या केंद्रित, और शिक्षक केंद्रित, तीसरा है बाल केंद्रित, और चौथा है विषय केंद्रित। तो यह जो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बनाया है, किसके अनुरूप बनाया है? बाल केंद्रित, ठीक है, यानी बाल केंद्रित बनाया है, यानी बालक के स्वभाव को देखते हुए बालक के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा है कि इनमें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, रायबर्न के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास कि बच्चे और शिक्षक में संबंध, दूसरा बच्चे और समाज में संबंध, और शिक्षक और विषय में संबंध। तो इसका सही उत्तर यही होगा, शिक्षक और विषय में संबंध, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला इसमें ऑप्शन है आपके पास कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अब अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, प्रश्न है आपके पास, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो शारीरिक, पहला आपके पास ऑप्शन है शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, और संवेदनात्मक समस्याएं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? व्यवहार में स्थिरता, ठीक है, ये व्यवहार में स्थिरता इसका एक लक्षण नहीं है। बाकी 3 अगर देखा जाए तो इसी के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगला प्रश्न है आपके पास कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, किस प्रकार से मदद करता है? तो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, और बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, और बच्चों के चरित्र का निर्माण करने में। तो इन सभी, ये जो सभी क्या है, सहायक हैं मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करने में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये तीनों बिंदुओं एक मनोवैज्ञानिक जो होता है, एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक, उसको मदद करते हैं ये सभी बातें, ठीक है, उसका ज्ञान, व्यवहार और उसका कैरेक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? ठीक है, तो इनमें से एक ऐसी शिक्षा का नाम बताना है जो मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो एक देखिए, प्रयोगात्मक विधि, जो कि ये मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है उपचारात्मक विधि, यह भी इसी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। और आत्मनिरीक्षण, यह एक ऐसी विधि है जो एक मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। और ठीक है, निरीक्षण विधि भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिरीक्षण विधि, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपके पास, प्रश्न है आपके पास, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 9वां है आपके पास। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? ठीक है, प्रश्न है आपके पास प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि, ठीक है। तो इसमें से आत्मनिरीक्षण विधि ये क्या है? मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पलायन भय, युद्ध प्रियता क्रोध, और संवेदना आश्चर्य, और अप्रियता घृणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संवेदना आश्चर्य। अगला प्रश्न, संवेद जो सामान्यता सुख देता है, ठीक है, संवेद जो सामान्यता सुख देता है। तो आत्म निभान ऐसा है कि जो वो क्या करेगा? सामान्यता सुख देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है?
अमूर्त स्थायी भाव है? आपके पास ऑप्शन है आदर, निवास स्थान, पशु और क्रोध। तो इसमें दिया है अमूर्त स्थायी भाव, राइट। तो अमूर्त स्थायी भाव, इसका अर्थ हुआ कि आदर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 13वां नंबर का प्रश्न है कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। तो क्या इनमें से कौन सा उदाहरण होगा सहानुभूति के अनुरूप? ऑप्शन है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति और उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 शब्द कहना जिनका उदाहरण सहानुभूति के लिए, तो वह होगा निष्क्रिय सहानुभूति। अगला प्रश्न है आपके पास, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देख लीजिए ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन अगर देखें तो यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। दूसरा है वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में वो क्या सही नहीं है। तो ये जो दिया हुआ है ना, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये सही नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास स्टेनले हॉल के अनुसार स्टेटमेंट दिया हुआ है, किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, या फिर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था में होता है। तो ये सही आंसर है। तो इसका दूसरा जो आंसर है वो सही होगा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? काफ़ी बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर जो आपके पास सामने जो भी ऑप्शन होंगे वो काफ़ी कठिनाई पूर्वक आपको उनमें से कोई एक उत्तर का चयन करना है, ठीक है। और सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी ऑब्जेक्टिव उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए काफ़ी सावधानीपूर्वक आपको प्रश्नों को समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, यहाँ पास अगर तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है आपके पास मानसिक विकास, और तीसरा ऑप्शन समूह का महत्व और तीव्र समायोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीव्र समायोजन, ठीक है, कि किशोरावस्था की ये विशेषता नहीं होगी। तो तीव्र समायोजन जो है वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास बच्चे के संवेदनात्मक विकास को और बच्चे के शारीरिक विकास को। तो यही उत्तर सही होगा कि बच्चे के शारीरिक विकास को जैसी बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर कोई बीमारी होती है तो शारीरिक विकास का वृद्धि रुक जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? स्टेटमेंट ये किसका है आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, वुडवर्थ ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। पहला दिया हुआ है सीखना कुछ नया करना, सीखना अनुभव का संगठन होता है, और तीसरा दिया है बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, और सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीखना कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो यही प्रश्न इसका उत्तर होगा, क्योंकि सीखना कोई ना कोई एक उद्देश्य लेकर ही सीखा जाता है, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? ठीक है, तो ये जो अभ्यास का जो नियम है यही थॉर्नडाइक नियम कहलाता है। कौन सा नियम होगा? अभ्यास का नियम, ठीक है।
रूल ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगला देखिए, प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। तो इनमें से आपको दिए गए विकल्प से आपको ये बताना है कि इसका प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, अधिगम की जो परिस्थिति होती है वह प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं माना जाता है। ठीक है, अब बाकी जो हमें प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना और इनमें से कोई नहीं। तो यही उत्तर इसका सही होगा कि अधिगम परिस्थिति प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं माना जाता। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। तो वो है केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं, CPU भी कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो यह उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित है। एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक प्रदर्शन और क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री पूछा गया है। तो नाटक तो है, प्रदर्शन भी होगा क्योंकि प्रदर्शन भी एक मंच के सामने प्रदर्शित किया जाता है, और क्षेत्र भ्रमण भी, यानी कुछ क्षेत्र में भ्रमण भी किया जाता है। बट अगर ये पहला ऑप्शन देखा जाए ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो वो यहाँ तो एक जगह ही लगा दिया जाता है। ठीक है, यह एक टेक्निकल स्वरूप है, तो इसलिए यही इसका उत्तर होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है। तो शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा, शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। ये दोनों उत्तर सही है, या अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, अनुमोदन या अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम क्या है ये आपको बताना है यहाँ से। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित और समस्या केंद्रित। तो अनुदेशन पूछा गया है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम पूछा गया है, तो इसका उत्तर समस्या केंद्रित होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, समस्या केंद्रित। अगला प्रश्न देख लीजिए, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह के द्वारा जो सीखने का उदाहरण है वो निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए, वाद विवाद विधि एक ऐसी विधि है जो कुछ लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उससे भी लोग देखकर सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। फिर कार्यशाला विधि और विचार गोष्ठी, यह एक ऐसा विधि है जो किसी न किसी एक मुख्य बिंदु पर विचार विमर्श किया जाता है, कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तो यह सभी तीनों जो विधि हैं, इन सभी से कुछ न कुछ सीखा जाता है। ठीक है, जिसमें कि समूह में लोग एकत्रित होते हैं। तो ये सभी समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण हो सकता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है यह सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। समायोजन के बारे में पूछा गया है। तो यह संतुलन प्रदान करता है, यह पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके पास, यह समस्या का समाधान करता है। तीसरा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसमें प्रश्न को एक बार अच्छे से समझिए कि समायोजन के लिए पूछा गया, समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो अगर ये तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह एक ऐसी क्रिया नहीं है जो कि निरंतर चलती रहे। ओके, तो यह जो ऑप्शन नंबर 3 है यह उत्तर सही हो जाएगा। राइट। अब अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। यानी जो अधिगम है उसे कौन प्रभावित करता है, इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारकों के
कारकों में से कोई एक बताना है। ठीक है, तो सामाजिक परिवेश एक ऐसा परिवेश होता है कि जिसका पर्यावरणीय कारकों से एक प्रकार से अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो दिया है वो ऑप्शन सही नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, सामाजिक परिवेश। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसके आगे के जो पार्ट है यानी पूरा इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का जो संग्रह है, वह हम आप लोगों के लिए जल्द ही और भी इससे संबंधित वीडियो अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो उन सभी वीडियो के माध्यम से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, पार्ट है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, सीटेट है ना, स्टेट राज्य शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होता है, या प्री बीएड या प्री बीए बीएड का जो आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसमें आप इस प्रश्नों को तैयारी करके बैठिए तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण आपको बताना है। तो सहनशीलता, यह भी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, किसी भी बात को सहन कर सकता है, या किसी भी कार्य करने के लिए सहनशीलता उसमें हो सकती है। दूसरा, वह एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, यानी वह एक आत्मविश्वासी हो सकता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, और एक संवेदनात्मक परिपक्वता होती है उसके अंदर। तो ये सभी जो है एक स्वस्थ रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर ये लक्षण मौजूद होता है। तो यह ऑप्शन नंबर 4, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30वां है, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यह आपको इनमें से बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। दूसरा है, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, और अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। और चौथा और अंतिम ऑप्शन है कि अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगमन के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या मिलेगा आपको? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। ज्ञान का जो संचरण होता है वह आवश्यक रूप से शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो 30 प्रश्न आज हमने आपको बताए हैं, इनमें से किस प्रश्न में आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा और जो समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आप यह भी बताइएगा आप किसका एग्ज़ाम की, कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम और भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ओके, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।